Hello students, this is Amit Tiwari, your business study teacher. स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने कंपनी फॉर्मेशन के डिफरेंट स्टेप्स को डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें कि कंपनी फॉर्मेशन के पहले स्टेप को, जिसको कि प्रमोशन ऑफ अ कंपनी कहते हैं, इसको डिस्कस किया। और इसको डिस्कस करते हुए हमने प्रमोटर्स के फंक्शंस को भी डिस्कस करना स्टार्ट किया था, जिसमें से प्रमोटर्स के पहले फंक्शन, जिसको कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहते हैं, इसको डिस्कस कर लिया था। जो दूसरा फंक्शन था, जिसको कि फिजिबिलिटी स्टडी कहते हैं, जिसमें कि टेक्निकल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी आता है, इन तीनों को भी हमने डिस्कस कर लिया था। और आज इस वीडियो में हम जो तीसरा फंक्शन होता है प्रमोटर ऑफ ए कंपनी का, इसको डिस्कस करेंगे। और इस तीसरे फंक्शन के तहत जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी के नेम के लिए अप्रूवल लेते हैं। इसमें जो भी प्रमोटर्स होते हैं वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़, यानी कि जिस भी स्टेट में कंपनी को इस्टेब्लिश करना है, उस कंपनी के, उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के पास कुछ डिज़ायर्ड नेम प्रपोज किए जाते हैं। और अगर वो नाम सूटेबल हैं, मिसलीडिंग नहीं है या किसी अन्य कंपनी के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो उस नाम को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी अप्रूव कर देता है। कुछ कंडीशंस होती हैं अप्रूवल के समय, जैसे कि नाम प्रीफर्ड नेम देते समय कम से कम 3 नामों को दिया जाता है, और उन 3 नामों को प्रायोरिटी के बेसिस पे दिया जाता है। पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी और तीसरी प्रायोरिटी। और जो भी नाम दिया जाता है, अगर वो एग्जिस्टिंग किसी दूसरी कंपनी के नाम से मिलता जुलता है या बिल्कुल सटीक वैसा ही है या मिसलीडिंग है, यहाँ मिसलीडिंग का मतलब ये है कि जो भी बताया गया है कि इस कंपनी के द्वारा ये कार्य किया जाएगा, उस कार्य को अगर वो नाम दर्शाता नहीं है, तब भी अप्रूवल नहीं मिलता है। इसके बाद जो अगला फंक्शन है प्रमोटर्स का, वो ये है कि प्रमोटर्स सिग्नेटरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फिक्स करते हैं। सिग्नेटरीज मतलब कि वो व्यक्ति जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करता है। सामान्यतः जो व्यक्ति मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करता है वो कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर होता है। अगला जो फंक्शन है प्रमोटर्स का, वो ये है कि प्रमोटर्स जो हैं वो प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि मर्केंटाइल बैंकर्स, ऑडिटर्स, जो प्रमोटर्स को इस बात के लिए असिस्ट करते हैं कि उन्हें किन किन आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है और अरेंज करके उनको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देना है। इसके अलावा शेयर होल्डर्स के नेम और एड्रेस और
प्रति शेयर होल्डर कितने कितने शेयर अलॉट किए गए हैं, इसको भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के सामने पेश किया जाता है या सबमिट किया जाता है एक स्टेटमेंट के द्वारा, और इसे हम रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट कहते हैं। अगला फंक्शन प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। इस फंक्शन के तहत जो प्रमोटर्स हैं वो आवश्यक और निश्चित लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं, जिसको कि कानून के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के सम्मुख सबमिट करना होता है। और ये डॉक्यूमेंट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाने जाते हैं। अब इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को हम एक एक करके समझेंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। Memorandum of Association is the most important document as it defines the objective of the company. जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है, और कोई भी कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे गए एक्टिविटीज़ के इतर या अलावा कार्य करता है तो उसे इल्लीगल माना जाता है। As per section 256 of the Companies Act 2013, memorandum means memorandum of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company law of this act. The memorandum of association contains different clauses which are given as follows. Memorandum of association में different clauses हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। पहला clause है the name clause. This clause contains the name of the company with which the company will be known, which has already been approved by the registrar of a company. इस क्लॉज में कंपनी का नाम दिया रहता है। कैसा कंपनी का नाम? वो नाम जिस नाम से कंपनी जानी जाएगी, जिसको कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के द्वारा पहले ही अप्रूवल प्रोवाइड किया जा चुका है। दूसरा रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, यानी कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे होगा, इससे संबंधित क्लॉज होता है। और इसमें नेम ऑफ स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज़ प्रपोज्ड टू बी सिचुएटेड। इसके अलावा द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज बट द सेम मस्ट बी नोटिफाइड टू द रजिस्ट्रार विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के सम्मुख कंपनी के ऑफिस का प्रपोज्ड एड्रेस मेंशन करना होता है। और जो तीसरा क्लॉज है ऑब्जेक्ट क्लॉज, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम का सबसे महत्वपूर्ण क्लॉज है ये। इट डिफाइंस द पर्पज फॉर विच द कंपनी इज़ फाउंड। और ये क्लॉज जो है ये डिफाइन करता है कि किस कार्य के लिए कंपनी को बनाया गया है। ए कंपनी इज़ नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू अंडरटेक एन एक्टिविटी विच इज़ बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट्स स्टेटेड इन दिस क्लॉज। कंपनी को ये हक नहीं होता है कि जो भी बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन की गई हैं उससे हट के वो कार्य करे। The main objects for which the company is formed are listed in this subclause. It must be observed that an act which is either essential or incidental for the attainment of the main object of the company
is deemed to be valid although it may not have been stated explicitly. इसके अलावा लायबिलिटी क्लॉज होता है. दिस क्लॉज लिमिट्स द लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर to the amount unpaid on the share owned by them. For example, if a shareholder has purchased 1000 shares of rupees 10 each and has already paid 6 rupees per share, his or her liability is limited to 4 rupees per share. माना कि एक व्यक्ति ने 1000 शेयर खरीदे और प्रति शेयर 10 रुपये दाम है, जिसमें से कि 6 रुपये प्रति शेयर वो पहले ही पे कर चुका है, तो उसकी लायबिलिटी जो है वो 4 रुपये प्रति शेयर लिमिटेड होगी. दस इवन इन द वर्स्ट केस सी मे बी कॉल्ड अपॉन टू पे 4000 ओनली. और किसी वर्स्ट सिचुएशन में, प्रिवेलिंग सिचुएशन में उससे महज 4000 रुपये ही वसूला जा सकता है. Capital clause. This clause specifies the maximum capital which the company will be authorized to raise through the issue of share. इस क्लॉज में यह निर्धारित किया जाता है कि कंपनी शेयर इशूज़ करके मैक्सिमम कितना कैपिटल रेज कर सकती है. द authorized share capital of the proposed company along with its division into the number of shares having fixed face values is specified in this clause. For example, the authorized share capital of the company may be rupees 25 lakh with divide into 2.5 lakh shares of rupees 10 each. The said company cannot issue share capital in excess of the amount mentioned in the clause. So students, this is for today, and the remaining portion of this chapter we will cover up in our next video. Till then, have a good day.